नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग हम पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ का जो मैंने सीरीज चालू कर रखा है, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर चौथा। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करा दी जाए, अच्छे तरीके से पढ़ा के याद करा दिया जाए, तो और इसके साथ-साथ आपको इसकी नोट्स भी मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और मात्र ₹1000 का पेमेंट करना है। इसको करने के बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस कोर्स में क्या-क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस कोर्स को जब आप परचेज करोगे तो उसमें इतने ढेर सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हो, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ-साथ हर लेक्चर की आपको एक नोट्स मिलेगी, जो कि पीडीएफ फॉर्म में हो। वो एक अच्छे लेवल की नोट्स होगी जिसमें फिगर होंगे, ट्रिक्स होंगे, टेबल्स होंगे, हाइलाइटेड वर्ड्स होंगे, जिससे आपको आसानी से याद करने में सहायता मिले। इसके साथ-साथ मैं बात करूँ कि ये जो आपका कोर्स है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, हरियाणा का है, तो अगर किसी भी स्टेट का जो एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है, वो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, इसके साथ-साथ जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, जैसे कि इफ़को है, क्रिब्को है, कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, इस तरीके से आईबीपीएस एएफओ है जो आप सीरीज़ ये देख रहे हो। इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें एग्रीकल्चर जो पूछा जाता है उसका वन टाइम सॉल्यूशन है, बिल्कुल अल्टीमेट सॉल्यूशन है। नाम क्या है इसका? अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। ₹1000 में आपको मिलेगा। मेरा ये दावा है आपको कि ये जब कोर्स आप एक अच्छे से पढ़ के निकलोगे, तो इसमें से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ना हो। चाहे वो कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे थ्योरी की बात हो, चाहे प्रैक्टिकल की बात हो और चाहे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी बात हो। सब चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दिया जाएगा। पूरा 1 महीने ओह सॉरी पूरे का पूरा 1 साल का कोर्स है। तो ये थोड़े दिन में खत्म नहीं होगा, नियर अबाउट लगभग 600 घंटे की क्लास होने वाली है इसमें, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लंबा और कितना डिटेल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और केवल ऐसा नहीं है कि आपको बस बता दिया जाएगा, आपको याद करने के तरीके भी इसमें बताए जाएंगे। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9792771793, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉल ही करना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, तो आपकी जो भी समस्याएँ हैं, उनका निदान करा जाएगा और कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स आपके हैं, उन सभी का जवाब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अपन लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप की क्लासिफिकेशन के बारे में हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन। कॉटिलेडन का क्या मतलब होता है? कॉटिलेडन को हिंदी में कहते हैं बीज पत्र। तो किसी भी सीड के अंदर कितने बीज पत्र पाए जाते हैं, कितने कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, उसके आधार पर जो क्रॉप्स होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अपना मोनोकॉटिलिडन्स और दूसरा होता है डाइकॉटिलिडन्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक। मोनोकॉट में मोनो का अर्थ होता है एक, यानी कि एक बीज पत्र। बोले तो एक बीज पत्री, एक बीज पत्री बीज होता है और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज। तो इस तरीके के आपको दो तरीके के बीज होते हैं। आपको मैं एग्जांपल से बताऊं तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आपने कभी मूंगफली देखी है? मूंगफली जो आप खाते हो, मूंगफली जब आप छीलोगे तो मूंगफली के अंदर का जो दाना होता है उसको आप हल्का सा दबाओगे, तो इसके ऊपर का जो पिंक कलर का जो कवर होता है वो जैसे हटेगा तो आपको अंदर दाल दिखेगी दो, जो सफेद कलर की होती है। वो दोनों आसानी से दो भाग में टूट जाते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से दो भाग में टूट जाता है। आपका चना है, अरहर है, मटर है, जितने भी आपकी लेग्यूम वाली क्रॉप होती हैं, दाल वाली जितने भी फसलें हैं, सभी दो बराबर भागों में बट जाती हैं।
तो इनके अंदर कॉटिलिडन कितने होते हैं? 2 कॉटिलिडन होते हैं, बहुत आसानी से दोनों अलग हो जाते हैं। एक बीजपत्री की हम बात करें तो जितने भी हमारे सीरियल की क्रॉप होती है, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, बाजरा, अ, आपकी सरसों, सावा, कोदो, काकुन, मड़ुआ, रागी, ये जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, इनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो खजूर है, खजूर में एक बीज पत्र पाया जाता है। आपका जितने भी पाम पाम है, चाहे वो आपका डेट पाम हो, चाहे आपका कोकोनट हो, अरेका नट हो, हेजल नट हो, जितने भी तरीके के आपके नट्स, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। कुछ इसमें अपवाद हैं, जैसे अभी काजू है, एक नट क्रॉप होती है, लेकिन काजू द्विबीजपत्री होता है। दूसरे भाषा में इसको हम बताएं तो जो द्विबीजपत्री होते हैं, इनका जो बीज होता है, अगर इसको हम दबाएंगे तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं और बराबर 2 भाग में टूटते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने फोटोकॉपी कर रखी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आधा भाग ये दिख रहा है, आधा भाग ये दिख रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लग रहा है जैसे एक दूसरे की परछाई है ये। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट या डाइकोटिलेडोनस बोले तो द्विबीजपत्री पौधे। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर जो बीज पत्र होते हैं एक ही होता है। इसको आसानी से 2 भाग में हम तोड़ नहीं सकते। जैसे चावल है, चावल को 2 बराबर भागों में हम नहीं फाड़ सकते, गेहूं को नहीं फाड़ सकते, जो आपका खजूर है उसको नहीं फाड़ सकते, बाजरा है, मक्का है, इसको 2 बराबर भागों में तोड़ नहीं सकते। अगर हम तोड़ेंगे तो वो फोर्सफुली तोड़ेंगे, मतलब इसके बीच में पहले से कोई एक अलगाव नहीं होता है, नेचुरली कोई अलगाव नहीं होता है। जबकि डाइकॉट में एक नेचुरली अलगाव देखने को मिलता है। आपस में ये दोनों जुड़े नहीं रहते हैं, अलग-अलग ही रहते हैं, बस थोड़ा-सा हम सपोर्ट देते हैं और जैसे ही इसका एम्ब्रॉय जो यहाँ पर होता है, थोड़ा-सा ये टूटता है, तो तुरंत ही ये पूरा अलग हो जाता है। इनके अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें मोनोकोटिलिडन्स की, तो हमारे जितने भी सीरियल्स क्रॉप्स हैं, बोले तो जितने भी अनाज वाली फसलें हैं और इसके साथ-साथ मिलेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोटे अनाज वाली फसलें। तो अनाज वाली फसलें और मोटे अनाज वाली जितनी फसलें हैं, सबके अंदर आपको मोनोकोट पाया जाता है। मतलब ये सभी के सभी एक बीजपत्री होते हैं, चाहे राइस है, चाहे व्हीट है, चाहे मेज है, चाहे बाजरा है। डाइकॉट की बात करें तो जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, जितने भी दाल वाली फसलें हैं, उनमें डाइकोटिलिडन्स पाए जाते हैं और जितने भी पल्सेस हैं, ये सभी आपकी किसमें आती हैं? डाइकॉट में आती हैं। जैसे आपका ग्राम है, जिसको हम चना बोलते हैं, मटर है, सोयाबीन है, इन सब में ग्राउंड नट है, इन सब में डाइकॉट पाए जाते हैं, तो इनको डाइकोटिलिडनस बोलते हैं, बोले तो द्विबीजपत्री सीड बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन प्लेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन प्लेस। एक नाम आपने सुना होगा, बेबीलोव। बेबीलोव ने पूरी दुनिया को 9 ओरिजिन प्लेस के हिसाब से बांटा था। उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में जितने भी क्रॉप ग्रो होती है, उनका जो ओरिजिन प्लेस है वो केवल 2 है, मतलब 9 है। जो पूरा वर्ल्ड मैप है उसको उन्होंने केवल 9 भागों में बांटा था और जितने भी क्रॉप की जो ओरिजिन है ये केवल इन्हीं 9 में मिलती है। कई बार थोड़ा-सा चीज़ बदल दिया जाता है, जैसे मेक्सिको को थोड़ा-सा कई बार अमेरिका लिख कर मिल जाता है। जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको म्यांमार या बर्मा लिखा मिल जाता है। साउथ वेस्ट एशिया तो यू कोई इसको यूक्रेन या फिर क्या कहते हैं उसको तुर्की के देखने को मिल जाता है। इसके साथ-साथ अमेरिका अपना है ही है, पेरू है, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका भी कई बार इसको बोल देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, अफ़गानिस्तान है, यूएसए है, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पर बोले जाते हैं। टोटली 9 थे, लेकिन अब उसी में जैसे मैंने बोला कि जैसे अमेरिका है, कई बार में अमेरिका, मेक्सिको एक साथ रहता है, कई बार अलग रहता है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पर हो सकता है कि आपको 10-12 मिल जाए। वैसे जो बेबीलोव थे उन्होंने केवल 9 भाग में ही बाँटा था। ये मैंने जेनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा रखा है। जो आपको ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की सीरीज है, आप उसमें भी देख सकते हो और जो मैं अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि उन्होंने केवल 9 ही क्यों बाँटे थे, 9 ही भागों में क्यों बाँटा था और इसके बाँटने का वजह क्या होता है। किसी भी क्रॉप का जब हम ओरिजिन प्लेस जान जाते हैं, तो इससे हमें क्या-क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने उस लेक्चर्स में बताया, जो कि आप परचेज़ करके पढ़ सकते हो। बात करेंगे सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया में आपका राइस है और शुगर केन है। ये इसका दोनों का जो ओरिजिन प्लेस है वो साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ वेस्ट एशिया के बारे में बात करें तो व्हीट है, बार्ले है, ब्लैक ग्राम है और लूसर्न है।
ये सभी साउथ वेस्ट एशिया से हैं। चाइना में सोयाबीन है, रेपसीड, मस्टर्ड और टी, इन सभी का ओरिजिन प्लेस चाइना है। अमेरिका में तंबाकू का उत्पादन स्थान है। मैक्सिको में आपका मेज और टेओसिनट पाया जाता है। पेरू में जो ओरिजिन प्लेस है वो पोटैटो का है और टोमेटो का है। अफगानिस्तान में लेंसीड है। इसके साथ साथ जो आपका कैरोट है ये भी आपका मिलेगा, हार्टिकल्चर की क्रॉप है। इसके साथ साथ जो यूएसए है इसमें आपका सनफ्लावर जो है ये भी आपका क्या है, यूएसए में पाया जाता है। आगे बात करते हैं इंडिया। यहाँ पर देखो दो चीज दिख रही होगी आपको, अमेरिका दिख रहा होगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिख रहा होगा, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। कई बार यूएसए लिखा जाता है, कई बार अमेरिका लिखा आता है। अरहर की बात करें तो इंडिया में बात करें तो इंडिया में अरहर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी, ओट और मैंगो, ये सभी जो क्रॉप्स होती हैं वो इंडिया में इनका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो आपका जो सोरगम है, बाजरा है, इसके साथ साथ सनहैम्प है, सीसमम है, काउपी है, क्लस्टर बीन है, ये सभी जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो आपका अफ्रीका माना जाता है। ब्राजील में अपना ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इजिप्ट में अपना बरसीन का माना जाता है और रोडेशिया में आपका नेपियर ग्रास का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। आगे बात करते हैं प्लांट की कंडीशन की, कौन सा प्लांट कौन से कंडीशन में ग्रो होता है इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। बाकी आपका जो 9 था वो सेंटर ऑफ ओरिजिन वाला सिस्टम था वो खत्म हुआ। दूसरा जो अगला प्रकार का क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कंडीशन या फिर फेवरेबल कंडीशन इन व्हिच प्लांट कैन सर्वाइव, जैसे कि एसिडोफाइट्स, एसिडो एसिडोफिलिस। एसिडोफिलिस का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि एसिडिक कंडीशन में अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं, उनको एसिडोफिलिस बोलते हैं। अगला है एम्फीफिलिस, एम्फीफिटिस, एम्फीफाइट्स, सॉरी एम्फीफाइट्स इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीफाइट्स, प्लांट दैट ग्रो ऑन टू कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन, मतलब लैंड में भी ग्रो हो जाए और वाटर में भी ग्रो हो जाए। जैसे अपनी जलकुंभी है, पानी में भी ग्रो हो जाती है और इसके साथ साथ सूखे में भी अगर पानी इसको बराबर मिलता रहे तो वहां पर भी ग्रो हो जाती है। तो ये अपने क्या होते हैं? एम्फीफाइट्स होते हैं। कुछ होते हैं बेसोफाइट्स। बेसोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि अल्कलाइन सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, उनको बेसोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स, ऐसे नॉन वेस्कुलर थैलस वाले प्लांट जैसे कि मॉसेस एंड लेवर वोट्स, ये कैसे होते हैं? इनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। ठीक बोले तो सनमहन बंडल नहीं पाया जाता है, वेस्कुलर थैलस प्लांट होते हैं, इसको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। ये जैसे काई वाई है ना, ये सब ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ब्रायोफाइटा आपने नाम सुना होगा ना, बॉटनी में ब्रायोफाइटा एक क्लासिफिकेशन में होता है। अगला है कैल्सीफ्यूगस क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो कि कैल्शियम के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैल्सीफ्यूगस क्रॉप। कैल्सीफाइड्स क्रॉप, ऐसे प्लांट जिनको कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायर होती है। अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायर है तो कैल्सीफाइड क्रॉप बोलेंगे, और अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होने के बाद वो बीमार हो जाते हैं, कैल्शियम की वजह से ये बीमार हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्सीफ्यूगस प्लांट्स। अगला है कैमियोफाइट्स। कैमियोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में ग्रो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैमीफाइट्स बोलते हैं। फिर अगला है कास्मोफाइट्स, जो कि ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट दोज रूट आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग इनटू रॉक फिशर्स। बोले तो जो चट्टान होती है, चट्टान की दरारों में जिनके रूट पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? उन प्लांट्स को बोलते हैं क्याज्मोफाइट्स। क्याज्मोफाइट्स में जैसे आपको दिखता होगा, जो पहाड़ों पर ढेर सारे जो पौधे उगते हैं, बड़े बड़े पौधे, ये सभी पौधों के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये पहाड़ों के बीच में, जो पत्थरों के बीच में जो दरार होती है, उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कास्मोफाइट्स बोलते हैं। अगला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होता है? डाइटम्स और गोल्डन एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर, ऐसे डाल्टम या फिर गोल्डन एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट दैट ग्रो ऑन अनदर प्लांट फॉर फिजिकल सपोर्ट, ऐसे प्लांट्स
जो कि दूसरे प्लांट्स पर ग्रो होते हैं उसके फिजिकल सपोर्ट के लिए विदाउट बीइंग पैरासिटाइज, बिना उनको एक ये परजीवी पौधे नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारा जो मटर का पौधा है इसको ग्रो होने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। इसके साथ साथ हमारी जितने भी लता वाली फसलें हैं वो सभी एक तरीके की एम्फीफाइट्स होती हैं। जैसे कि आप समझो आपका जो कद्दू है, इसके साथ साथ आपका लौकी है, आपका करेला है, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी एपीफाइट्स होते हैं जो कि ग्रो करने के लिए फिजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इनको। अगला है जिप्सोफाइट्स, जिनको जिप्सम लविंग क्रॉप होती हैं, इनको जिप्सम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब इनको जिप्सम मिलता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, जिप्सोफाइट्स प्लांट्स। अगला है हेलोफाइट्स प्लांट, प्लांट दैट प्रिफर सैलाइन कंडीशन, ऐसे पौधे जो कि सैलाइन कंडीशन में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। हाइलियोफाइट्स क्या होता है, जो कि लाइट को ज्यादा प्रेम करते हैं, इनको बराबर लाइट चाहिए, सनलाइट अगर ज्यादा मिलेगा तभी ये अच्छे से ग्रो होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स बोलते हैं। हेमी क्रिप्टोफाइट्स, हेमी क्रिप्टोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो कि सुटेबल होते हैं ग्रास लैंड कंडीशन पे, जो ग्रास लैंड हमारी होती है उसके लिए जो पौधे सुटेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेमी क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। अगला है अपना हाइड्रोफाइट्स, जो कि पानी को केवल प्यार करते हैं, जैसे अपना कुमुदनी है, इसके साथ साथ आपका जो कमल है, लोटस है, सिंगाड़ा है, ये सभी जो पौधे होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। लिथोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे जो रॉक की सरफेस पे होते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि एक तो लिथोफाइट्स होता है और दूसरा क्या होता है, क्याज्मोफाइट्स। तो क्याज्मोफाइट्स में ये रॉक के अंदर घुस जाते हैं। इसकी जैसे मान लो एक ऐसे चट्टान है और उस चट्टान के अंदर यहाँ पर थोड़ी दरार आ गई है, तो इस दरार के अंदर वो पौधे उग जाते हैं। तो इस तरीके के पौधे को कास्मोफाइट्स बोलते हैं। जैसे आपका जो पीपल है, पीपल भी एक तरीके का, पीपल जो है वो कास्मोफाइट्स में एक तरीके से आता है। लिथोफाइट्स जो होते हैं ये रॉक के केवल सरफेस पे ग्रो होते हैं, जैसे आपका काई है, ठीक, काई जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शैवाल बोलते हैं। ये शैवाल जैसे हमारी जो फर्श है, फर्श पे ग्रो हो जाता है, जो हमारी चट्टान है, चट्टान पे ग्रो हो जाता है। तो ये चट्टान के सरफेस पे ग्रो होता है, ऐसा नहीं कि इसकी जड़ें चट्टान के अंदर चली जाती हैं, बिल्कुल नहीं। ये चट्टान के ऊपर ही पड़ी रहती हैं और चट्टान पे जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर, थोड़ा बहुत जो पानी मिल जाता है, केवल उतने से ही ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। शैवाल जो है ये भी एक तरीके का पौधा ही होता। अगला है ऑक्सिलोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो कि टॉलरेट कर सकते हैं एसिडिक सॉइल कंडीशन को। एसिडिक सॉइल कंडीशन को अगर वो टॉलरेट कर जा रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलोफाइट्स बोलते हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, जो एसिडिक कंडीशन में ग्रो हो सकते हैं। एसिडिक कंडीशन बोले तो एसिडिक अगर पानी भी मिल जाए तो भी ये चल जाएगा, थोड़ा एसिडिक पानी मिल जाए, मिट्टी अगर थोड़ी एसिडिक है तो चल सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है केवल एसिडिक सॉइल की बात हो रही है, पानी को टॉलरेट करें या ना करें, लेकिन ये ऑक्सिलो जो फाइट्स प्लांट्स होते हैं ये एसिडिक सॉइल को जरूर टॉलरेट कर जाते हैं। अगला है पेट्रोफाइट्स, ऐसे जो प्लांट्स पे एबल टू ग्रो ऑन प्लांट, जो प्लांट के ऊपर ग्रो हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोफाइट्स। इसमें दोनों में अंतर थोड़ा सा समझना, ये भी लिथोफाइट जो है ये भी प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है, और ये जो पेट्रोफाइट्स है ये भी प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है। तो ये लिथोफाइट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, शैवाल टाइप के, इसमें जड़, तना, पत्तियां ये सभी डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, जबकि ये वाले ऐसे नहीं होते हैं। अगला है पेनेट्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो कि ग्रो होते हैं वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में, उनको हम क्या बोलते हैं, पेनेट्रो फनेरोफाइट्स, फनेरोफाइट्स जिसको बोलते हैं, फनेरोफाइट्स। अगला है पेरियोट्रोफाइट्स, क्या होता है, पेरियोट्रोफाइट्स, प्लांट दैट शो और प्रेजेंस ऑफ सब सरफेस ऑफ वाटर, जो सब सरफेस ऑफ वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फेरेट्रोफाइट्स। बोले तो ये पानी के अंदर ही पड़े रहते हैं, जैसे बहुत ढेर सारे आपने देखे होंगे। मुझे एक तो पौधा नहीं याद आ रहा है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए एक प्रयोग किया जाता है लेबोरेटरी में, आप लोग पढ़ोगे विज्ञान की लेबोरेटरी में, उसमें पढ़ाया जाता है कि ये पौधे जो होते हैं वो पानी के अंदर ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, उसका एक तरीके का क्या होता है, एक प्रैक्टिकल होता है।
तो उसमें एक ऐसा पौधे का चयन किया जाता है जो पानी के अंदर ही रहता है, तो उसी का यहाँ बात हो रही है। अगला है प्लाज्मोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो कि प्रेफर करते हैं सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल में जो ग्रो करते हैं उनको प्लाज्मोफाइट्स बोलते हैं। पेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं, जिसके अंदर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं। बोले तो जो फर्न है ये एक तरीके का किसमें आते हैं, ये आते हैं पेरिडोफाइट्स में। सोसियोफाइट्स कैसे होते हैं, प्लांट दैट प्रेफर शेडी कंडीशन, बोले जो थोड़े से छांव में ग्रो होने वाले पौधे होते हैं उनको सोसियोफाइट्स बोलते हैं, जैसे अपना मनी प्लांट है। अगला है थेरोफाइट्स प्लांट ग्रो इन हॉट कंडीशन, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में जो ग्रो हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, थेरोफाइट्स बोलते हैं। अगला है जीरोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं, बोले तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं उसमें जीरोफाइट्स बोलते हैं। जैसे आपका कैक्टस है, ये आपका क्या है, कैक्टस आपका है एक तरीके का जीरोफाइट्स वाला प्लांट होता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, सॉइल के क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पौधे हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर इसकी बात हो रही। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक नीड, प्लांट कई पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जो लोम सॉइल होती है उसमें अच्छे से ग्रो होते हैं, जैसे अपना राइस है, व्हीट है, सोरगम, फिंगर मिलेट, बार्ली, और इसके साथ साथ ट्रिटिकल है या लिनसीड है। एक क्ले सॉइल जो होती है इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो इसलिए ऐसे प्लांट को हम चुनते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। उन पौधों को हम जो क्ले लोम सॉइल है उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सैंडी लोम सॉइल या फिर सिल्टी सॉइल जो होती है इसमें मेज है, बाजरा है, इसके साथ परसों मिलेट है, सामा है, कोदो है, काकुन है, ये सभी सैंडी लोम सॉइल में ग्रो होती है। ये सैंडी लोम सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्रॉप ग्रो हो जाती है। रेड लोम सॉइल में आपका अरहर है, ग्राम है, रेपसीड, मस्टर्ड है, जूट है, लूसन है, शुगर केन, शुगर बीट और पोटैटो है, ये सभी क्रॉप आपकी रेड लोम सॉइल में ग्रो हो जाती है, जिसको लाल मिट्टी एक तरीके से बोल सकते हैं। रेड सॉइल तो बिल्कुल नहीं होती है, मतलब रेड और लोम का मिक्सचर होता है। सैंडी लोम सॉइल और क्ले सॉइल में लेंटिल और आपका बरसीम ग्रो होती है। लाइट लोम और एलुवियल सॉइल ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। इसके अंदर पी है, काउपी है, सोयाबीन है, कैस्टर है, सनफ्लावर, सन हेम्प, नाइजर, ये सभी चीजें आपकी एलुवियल सॉइल में ग्रो हो सकती हैं। आगे है अपना वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल, अगर अच्छे जल निकासी है तो लोम सॉइल में मूंग और ओट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है और ये क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन को ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अगर खेत में पानी का जल भराव हो गया खेत में, तो ये पौधे सूख जाते हैं। तो अगर वहां जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है तो ये क्रॉप आसानी से ग्रो हो सकती है। लोम टू सैंडी सॉइल के लिए आपका फ्रेंच बीन और राजमा जो होता है ये दोनों लोम टू सैंडी लोम सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है। सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल में ग्राउंड नट है, तिल है, क्लस्टर बीन है, ये सभी चीजें ग्रो हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपका जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इसमें आपका कॉटन, उर्द और सनफ्लावर ज्यादा ग्रो होता है। हैवी जो सॉइल है इसमें सिगार है, पाइप है, और इसके बाद हुक्का है और चीविंग टाइप के टोबैको को ग्रो किया जाता है हैवी सॉइल में। इसके साथ साथ जो आपकी लाइट सैंडी सॉइल है इसमें सिगरेट, बीड़ी, इसके साथ सिगार, रैपर्स एंड हाई हाई ग्रेड पाइप टोबैको, ये सभी चीजें कहाँ पर ग्रो की जाती हैं, लाइट सैंडी सॉइल में ये सभी चीजें ग्रो करी जाती हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर जो वीडियो आपको पॉपअप में दिख रही होगी, इस वीडियो को आप देख के मेरा 1000 वाला जो कोर्स है उसको खरीद सकते हो। आपको पूरे अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की एक प्ले लिस्ट है, इसको भी देख के आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।